तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने न्यू एवं फ्रेश टॉपिक में। जो है हमारा आज का न्यू टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर का आज पार्ट 2 है। आज हमारा डे 27 है जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो चलिए आज वेक्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं। तो चलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने वाले हैं वेक्टर के। सबसे पहले हम ये जान लेते कि वेक्टर होता क्या है। ये हमारा जो वेक्टर है वो होता क्या है? सदिश। हिंदी में से क्या बोलते हैं? सदिश। दो राशियां होती सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। सदिश वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। यानी सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल ऐसे करके दो राशियां होती है। सदिश क्वांटिटी और अदिश क्वांटिटी। सदिश राशियां अदिश राशियां दो राशि होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण होता है हमारा और दिशा डायरेक्शन दोनों दिए होती हैं। ऐसी राशियां जिनमें हमारा परिमाण और दिशा दोनों दिए होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि होती है वो हमारी। क्या? जिसमें हमारा परिमाण और डायरेक्शन यानी मोडियम और दिशा डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें ओनली क्या होता है? परिमाण। जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है, वह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इन राशियों का जो परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वो सदिश राशि होती है। अदिश क्या होती है? इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण होता है ओनली, दिशा नहीं होती है। और सदिश में परिमाण दिशा दोनों होती है और अदिश में ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुए हो कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती है। दिशा परिमाण इन्हीं पर आधारित होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारा जब जैसे हमारा ए बी ये वेक्टर लगा हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है? जैसे हमारा डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा ए है, बी और सी। ए बी का हमने यहाँ सी वेक्टर और यहाँ हमने ए वेक्टर और ये हमने यहाँ बी वेक्टर। तो हमारा ए बी में क्या दिया हुआ? सी वेक्टर दिया हुआ है। तो हमारा बीए में क्या होगा? बीए उल्टा करेंगे तो ये क्या है? सी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अगर उल्टा करते हैं, अगर इसे ए बी को, अगर ए बी हमारा सी वेक्टर दिया हुआ है तो बीए क्या हो जाएगा? माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? सी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब रिजल्टेंट परिणाम निकालने के लिए देखते हैं कि दो सदिशों का योगफल उसके परिमाण के बराबर होता है। त्रिभुज में जोड़ना, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सदिशों को जोड़ना कि हमारा कोई ये त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। यहाँ हमने क्या माना? ए डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन, ए इधर इधर इधर। हमारी ये डायरेक्शन चल रही है, डायरेक्शन लगी हुई है, डायरेक्शन लगी हुई है कि ए बी डायरेक्शन। ये हमारी डायरेक्शंस लगी हुई कि ए बी बी सी और सी ए। यहां से यहां तक ये डायरेक्शन जा रही है तो यहाँ क्या होगा? सी वेक्टर। तो जो हमारा सदिशों को जोड़ना, लाइट तो ढकबटक कर रही थी तो इसलिए वीडियो पोस्ट किया। तो ए बी बी सी सी ए ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या निकालना है कि सदिशों को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं सदिशों को और किसके बराबर आता है जोड़। तो सदिशों का दो भुजाओं का योग उसके परिणाम के बराबर होता है, यानी परिणामी के बराबर होता है। दो भुजाओं का योग सदिशों का परिणामी के बराबर होता है। यानी ये दो भुजाएं उनका योग किसके बराबर होता है? उसके परिणाम के बराबर होता है। लेकिन हमें इस पता लगाना है कि हमारा परिणामी क्या होता है। परिणामी वह होता है ये हेड या टेल टेल, यानी जो पुच्छ को मिलाता है और सिर को मिलाता है, सिर को मिलाता है, टेल पूछ को मिलाता है। वही हमारा क्या होता है? परिणामी। लेकिन जो हमारा डायग्राम बना हुआ है उससे हमें ना सिर पता पड़ रहा है ना पूछ पता पड़ रहा है। जैसे हमने इसे क्या माना? आर वेक्टर माना, इसे माना हमने बी वेक्टर माना इसे, और इसे हमने माना क्या? सी वेक्टर माना।
तो हमने परिणाम ये मान लिया कि रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस वी वेक्टर माना, यही हमारा रिजल्टेंट है। जैसे हमने पता लगाया कि हमारा ये हेड है टेल है, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ तो कोई बंदा पता ही नहीं पा पाया कि ये हेड कौन सा है, टेल कौन सा है, मिला रहा है या नहीं मिला रहा। तो इसके लिए एक और रूल है कि जो उल्टी डायरेक्शन में होता है वही हमारा क्या होता है, परिणामी होता है। जो उल्टी दिशा में होता है वही हमारा परिणामी होता है, वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। जो डायरेक्ट उल्टी दिशा में चलता है, तो इसे देखते हैं कौन उल्टी दिशा में चल रहा है कि बी से ए तक इधर ये वाली डायरेक्शन चल रही, क्योंकि इसकी इस तरफ तीर है, ऐसे ही तो तीर दिया हुआ है तो तीर इधर चलेगा। फिर यहाँ से इधर आते हैं तो ये भी सीधा चल रहा है कि ऐसे ही तो चलेगा, इधर से आएगा, फिर ये नीचे, फिर इधर हमें तीर बनाना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या उल्टा चल रहा है, ये उधर चल रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट कौन सा होगा, बीसी होगा। तो क्या आ जाएगा, बीसी वेक्टर इक्वल टू एबी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक डायग्राम बना के देते जिसमें आपको रिजल्टेंट निकालने होंगे, पता पड़ेगा कि जो उल्टी डायरेक्शन में होता है वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। ये जो हेड है टेल दिए होंगे तो हेड है टेल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा रिजल्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हमने एक डायग्राम लिया, जैसे हमने इस चतुर्भुज लिया, इसे यहाँ मिलाया, इसे यहाँ मिलाया, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा दिया हुआ ए बी सी डी, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, ई, ए बी सी डी ई, ओ मान लेते जैसे ओ दिया हुआ है। अब हम इसे डायरेक्शन देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इसमें हमने डायरेक्शन दे दी, अब चलते इधर, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है। अब देखते हैं, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इसे वो माना है, वो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है। अब देखते हैं कि फर्स्ट हुई हमारा फर्स्ट रिजल्टेंट कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा रिजल्टेंट बताने हमें, ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में हमारे रिजल्टेंट कौन से हैं। रिजल्टेंट बताने हमारा फर्स्ट समीकरण कौन सा है, ये डी सी ओ त्रिभुज डी सी ओ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा डायरेक्शन उल्टी कौन सी चल रही, ये इधर चल रहा है, ये यहाँ से चलते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये वाला हमारा क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ये इधर सीधा इधर, फिर इधर इधर, लेकिन ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे घूम रहे हैं दोनों। तो ये डीसी हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा डीसी ही इसका क्या हो जाएगा, परिणामी। डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे दो चल रहे हैं, डीसी इक्वल टू बी ओ वेक्टर प्लस सी ओ वेक्टर। अब चलते सेकंड समीकरण, सेकंड त्रिभुज में, तो इसमें देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट कौन सा है। सेकंड त्रिभुज नंबर 2 में कि ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, लेकिन ए उल्टा जा रहा है, बी ओ उल्टा जा रहा है, ऐसे ये ऐसे घूम रहा है, ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, तो बी ओ, तो बी ओ वेक्टर इसको क्या दिया हुआ है, बीसी वेक्टर प्लस सी ओ वेक्टर, बीसी वेक्टर प्लस सी ओ वेक्टर। अब समीकरण थर्ड में, त्रिभुज थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में क्या कर रहा है। थर्ड में ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, इसमें रिजल्टेंट है, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर, बी ओ वेक्टर यहाँ तक हो गया। अब चलते चार वाला त्रिभुज क्या कह रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो हमारा जो ए ओ है वही हमारा क्या हो जाएगा, चौथे वाले में रिजल्टेंट। ए ओ इक्वल टू किसके बराबर है, एडी प्लस एडी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर, एडी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर। तो क्लियर हुआ होगा कि जो उल्टी दिशा में जाता है वही हमारा क्या होता है, परिणामी होता है। परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है त्रिभुज की एक भुजा, दोनों भुजाओं का योग
त्रिभुज की परिणामी भुजाओं के योग के बराबर, त्रिभुज की परिणामी भुजा के बराबर होता है कि जो दो भुजाएं हैं उसका योग त्रिभुज की परिणामी भुजा के बराबर होता है, वही हमारा क्या होता है, परिणामी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एकांक सदिश। जो एकांक सदिश होता है यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा और यूनिट वेक्टर का काम क्या रहता है, किस लिए बनाया था? चलिए एकांक सदिश, एकांक सदिश यानी क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बताना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले इसका काम देखने की, यूनिट वेक्टर का काम होता है दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए कई सदिश बनाया है। दिशा बताने के लिए यूनिट वेक्टर होता है। जब भी ब्लैंक में या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी की दिशा यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, यूनिट वेक्टर का उपयोग क्या होता है, तो ऑप्शन में दिए होंगे दिशा के लिए, परिणाम के लिए, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन हो कोई आ जाए उनके। तो सबसे पहले हम कह रहा है ना दिशा बताने के लिए, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, दिशा बताने के लिए। अब ये काम सदिश, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है मोड ए वेक्टर बटा मोड में ए वेक्टर, ए वेक्टर का मापांक। इसका वो रेट एंड यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा मोड में ए वेक्टर और एन कैप। एन कैप इसलिए लगाया दिशा बताने के लिए, सबसे पहले सर्वप्रथम एन कैप किसके लिए लगाया था, दिशा बताने के लिए ही लगाया था। एन कैप हमारा क्या दिशा बता रहा है, यहाँ डायरेक्शन चल रहा है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन लेते उदाहरण, सदिश 3x प्लस सदिश 3i प्लस 4j प्लस 6k, सदिश 3i प्लस 4j प्लस 6k का एकांक सदिश होगा कि हमारे पास एक सदिश दिया हुआ है कि सदिश 3i प्लस 4j प्लस 6k का एकांक सदिश होता है कि इसका एकांक सदिश क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या है, आर कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 6k, इतना दिया हुआ है हमारा क्या एकांक सदिश कि 3i प्लस 4j प्लस 6k हमारा इतना दिया हुआ है कि आर कैप इक्वल टू। अब हमें मोड निकालना, मोड कैसे निकालते हैं, जैसे ये संख्या दी हुई है इसका मापांक निकालना है, मॉड यानी मापांक। तो मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा आर कैप इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k बटा, अगर इनका योग करें 9 16 36, इन्हें जोड़ के आर कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k बटा 49 हो रहा है। तो आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3i प्लस 4j प्लस 6k बटा 7 हो जाएगा। भाई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन कुछ अच्छा तो था नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए हमने इसे समझाने के लिए अच्छा मान के रखा है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जल्दी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब तक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया ना? अब हमें निकालना है कि मापांक क्या होता है, हमारा मापांक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोड, MODE मोड यानी मापांक। मापांक बताना है कि हमारा मापांक क्या होता है। मोड बताना है कि जो मोड होता है वो हमारा क्या होता है, मापांक बताना है मापांक क्या होता है। तो चलिए मापांक देखते हैं क्या होता है। मापांक होता है कि जैसे हमारा उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण कि 3i प्लस 4j प्लस 7k का मापांक होगा
मापांक होगा। हमें इसका क्या बताना है, मापांक बताना है कि इसका मापांक क्या होगा। 3i प्लस 4j प्लस 7k का मापांक बताना है। मापांक क्या होता है यहाँ, चलिए बताते हैं। मापांक देखते हैं आगे से। मापांक बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि r वेक्टर मोड के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर में इस 3 का वर्ग हो जाता है, प्लस यहाँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। जैसे हमारा कुछ यही वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग। तो आर वेक्टर का मापांक इक्वल टू 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 60, 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49। तो आर कैप बटा आर कैप आर मोड के अंदर कितना हो जाएगा 6 9 25, और 25 को 47 74। क्लियर। मापांक क्या होता है, मापांक भी बता दिया हमने, नोट कर लीजिए, जल्दी समझ लीजिए एक बार कि जैसे हमारा ये समीकरण दिया हुआ है, इससे हमें मापांक निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है कि अंडर में एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का, आई जे और के को छोड़ के होता है। तो आर कैप इक्वल टू अंडर में 9 प्लस 60 प्लस 49, तो जोड़कर कितना है 74 आ गया। तो क्लियर हुआ हुआ, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा, कि सदिश गुणन। सदिश गुणनफल क्या होता है, हमारा सदिश गुणनफल बताना है। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल हमें क्या बताना, सदिश गुणनफल वेक्टर मल्टीप्लायर। सदिश गुणनफल बताना कि हमारा सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिश गुणनफल होता है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दिया हुआ है हमारा, इक्वल टू क्या हो जाता है मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी, और क्या होता है आगे cos थीटा। ये हमारा क्या होता है, एक सदिश गुणनफल होता है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी और cos थीटा, मॉड के अंदर ए बी cos थीटा। और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि थीटा क्या होता है, हमारा cos थीटा बताना है कि cos थीटा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए और बी, मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड के अंदर ए इंटू मॉड के अंदर बी बटा मॉड ए और मॉड बी होता है। तो मॉड के अंदर ए इंटू मॉड के अंदर बी और ए और बी। तो क्लियर हुआ होगा, यहाँ से cos थीटा निकल आया। अब लेकिन जो ए डॉट बी है उससे हम कैसे निकालते हैं, तो ए डॉट बी हमें बताना है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक उदाहरण देना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक उदाहरण। उदाहरण क्या है हमारा कि ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 7 4j प्लस 6k, बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है 2i प्लस 5j प्लस k दिया है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा। ये वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j प्लस 6k, बी वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस k, तो हमें ए डॉट बी बताना है। चलिए एक डॉट बी निकालते हैं, गुणा करना पड़ता है हमें ए डॉट बी निकालने के लिए। ए डॉट बी, ए डॉट लिखते हैं 3i प्लस 4j प्लस 6k, ये हमने क्या लिख लिया ए डॉट, डॉट लगा दिया। डॉट मल्टीप्लाई कुछ जैसे सदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं डॉट, और अदिश को क्या सदिश गुणनफल जैसे क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल। इधर 2i प्लस 5j प्लस k, यहाँ तक क्लियर, डॉट लगा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये 3 है, 3 i से i का ओनली ऑन i से गुणा होता है, तो 3 से 2 का गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 6, प्लस 4 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 6 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 20 और 6 26, और 26 और 6 32 यानी 32।
ए डॉट बी क्या आ गया हमारा 32 आ गया। तो ये भी क्लियर हुआ होगा कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ये भी हमने क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें कि उदाहरण हमने लिया था कि इतना लिया था ए डॉट बी निकालना है, तो आपको एक तो क्लियर ही हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं और चलिए और कॉन्सेप्ट से चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ए और बी लंबवत हैं। ए और बी अगर लंबवत हैं, सदिश लंबवत हैं, तो ए और बी सदिश लंबवत हैं तो हमें क्या निकालना है, ये अगर ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत सदिश हैं, लंबवत सदिश हैं, तो हमें क्या बताना, ए डॉट बी हमारा कितना होगा। अगर ए और बी आपस में क्या लंबवत हैं तो हमें क्या बताना है, ए डॉट बी बताना है कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है। चलिए चलते हैं आगे। ए डॉट बी बताना है, तो इसे बताने के लिए ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी कॉस थीटा। और आपको पता होगा जब कोई परपेंडिकुलर दिया होता है, परपेंडिकुलर पे थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है थीटा। या परपेंडिकुलर दिया होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी cos 90। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, 0। जब दो आपस में लंबवत होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये हमने निकाल के बता दिया कि कैसे 0 होते हैं। ये डॉट बी ए बी cos थीटा, तो हम ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। जैसे हमारा एक डायग्राम बनता है सर, इसमें ये के जा रहा है, एक ए है और एक के है, एक आई जे और एक के दिया है। तो ये आपस में क्या है, ए इसके लंबवत है, ए इसके लंबवत है, ए इसके लंबवत है, और समांतर क्या होंगे, इन्हीं पे समांतर होंगे, तो लंबवत हैं। आई को अगर के से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे लिखते हैं कि लंबवत वाले फॉर्मूले से ही इसे क्लियर कराते हैं, क्रॉस गुणा करके लंबवत डॉट गुणा करके। कि जैसे हमारा हमें करना है आई डॉट के करना है, तो आई डॉट के नहीं, जैसे आई डॉट जे करना है, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाएगा। कि आई डॉट जे 0, क्योंकि आई 0 जे की क्या है, परपेंडिकुलर है, देखने निकाल के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0। जे डॉट के क्या है आपस में, जे डॉट के भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। के डॉट आई क्या है, परपेंडिकुलर है, के किसके परपेंडिकुलर आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अगर इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। चलिए आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट पे। यदि अभी हमने कराया था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में समांतर हैं तब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या दिए हुए हैं, समांतर दिए हुए, पैरेलल दिए हुए हैं, तब थीटा बराबर निकाल, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। आपको पता हो जब रेखा समांतर जाती है और उसकी समांतर ये आती है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो इसका एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा जा रही है, वो क्या जा रही है, ऐसे ये रेखा जा रही है, के जा रही है, के जा रही है, तो ये क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी cos 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मॉड के अंदर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी। ये क्लियर हुआ होगा आपको, मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी बचता है। अगर इनके लंबवत यानी समांतर गुणा करते हैं तो क्या हो जाते हैं, आपस में कट 0 नहीं बनते हैं, इनका मान वही आता है। जैसे आई का गुणा आई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि आई के समांतर ही तो आई है, तो इनका डॉट
प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। और अगर जे का गुणा जे से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जे भी इसके समांतर ही है ना। जे अगर निकालेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, समांतर आएगा। जे जे हमें निकालना है तो इसका जे क्या होगा, अब के डॉट के का के से डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो के के ही समांतर है तो के से डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि के समांतर क्या होगा, के ही होगा। आई तो लंबवत है, जे भी लंबवत है, तो के प्रोडक्ट पे के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा, हमने दोनों कॉन्सेप्ट से बता दिए कि लंबवत में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। दोनों हमने बताया कि ए डॉट बी इतना आता है, और हमने थीटा लगा के बता दिया है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर अगर डॉट में पैरेलल में दिए हुए हैं तो उनका मान कितना बचता है, 1 बचता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन और समझते हैं कैसे क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदाहरण है कि आई कैप और जे कैप, यदि ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू इतना है, बी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप है, तो हमें क्या बताना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या होगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किससे हो जाएगा, आई डॉट जे से। और हमने बताया था कि अगर आई का जे से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, 0। तो अगर आई का जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हों तो थीटा क्या हो, थीटा क्या होगा। हमें क्या बताना है कि हमारा थीटा क्या होगा, कोण क्या होगा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं तो इनके बीच में हमें क्या बताना है, कोण, इनके मध्य में क्या बताना है, कोण, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए। तो चलिए चलते हैं। क्या बताया था अभी हमने कॉन्सेप्ट की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब सदिश गुणनफल दिया हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी, और क्या था, cos थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी बटा, इसका नीचे डिवाइड करेंगे तो ए डॉट बी बटा मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी हो गया। तो हमारा cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर भी हो गया हमारा cos थीटा। तो ये क्लियर हुआ होगा। थीटा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i 2j 3i 2j और 6k, और बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। ये हमारा इसमें दिया नहीं है, और हमें क्या बताना है, हमें थीटा बताना है कि वो हमारा थीटा है वो क्या होगा। ए डॉट बी में सदिश, जब दो सदिश दिए हो और ए डॉट बी में हमें थीटा बताना है, ये जो हमारा थीटा गया, तो इसे हमने 18 ऐसे नोट कर लिया होगा। तो हमारा थीटा बताना, थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा ए वेक्टर, हमें cos थीटा बताना, cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर और मॉड के अंदर बी वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल टू 3i 2j 6k, और क्या दिया हुआ था 3i 4j, और यह मोड कैसे निकालते हैं अभी हमने बताया था कि अंडररूट में, अभी बार बार अंडररूट में क्लियर हो रहा होगा। जो अंडररूट में कितना कितना दिया हुआ है हमारा दिया हुआ अंडररूट में 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और इधर क्या दिया हुआ है अंडररूट में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 3 का इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और k का इधर दिया नहीं है, k के साथ में कोई दिया नहीं है, तो k क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई ही नहीं करते। इधर क्या हो जाएगा 9 4
36 और इधर क्या हो जाएगा 9 और 16। तो हमारा cos थीटा इस cos टू क्या हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 बटा इसे 49 हो रहा है रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो रहा है 25 रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो cos थीटा इस cos टू कितना हो जाएगा 17/35। तो थीटा इस cos टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 17/35। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में थीटा निकालना है। तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा मोड के अंदर ए और मोड के अंदर बी। जब साइन पूछे कोसाइन कोज्या दो फॉर्मूला होते कि कोज्या पूछे तो क्रॉस वाला वो आगे आएगा भी, तो हमें ज्या पूछिए तो cos थीटा हमने फॉर्मूले पर किए, हमने गुणा किया डॉट प्रोडक्ट वाला गुणा किया तो हमारा इतना आ गया रूट के अंदर इतना हो गया और cos थीटा इज इक्वल टू 17/17 गुणा 5 तो हमारा कितना हुआ 17/35 हो गया यहाँ पर। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 17/35 हो गया। भाई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आगे चलते हैं तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा थीटा आ चुका है। ये क्वेश्चन लेती हैं फिर उसके बाद वीडियो बंद करती हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेंगे, अच्छा नहीं जो जानते होंगे उनके हिसाब से तो अच्छा होगा ही नहीं, जो नहीं जानते उनके हिसाब से तो अच्छा लगेगा ही। कि हमारा क्या दिया हुआ है उदाहरण देते हैं। सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस के क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस के दिया हुआ है और बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i 7j प्लस के। बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 7j प्लस के। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत होंगे तो लैम्डा का मान कितना होगा। और यहाँ हम क्या मान लेते हैं, यहाँ लैम्डा मान लेते हैं कि हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि लैम्डा का मान कितना हो। कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत होंगे तो लैम्डा की वैल्यू बतानी कि लैम्डा हमारा है जो कितना होगा, लैम्डा का मान बताना। तो चलिए चलते सॉल्व करते हैं। हमने अभी बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लंबवत होती है तो इनका मान कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है जब आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं यानी लंबवत होती हैं। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो उनका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या क्या हमारी, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस के वेक्टर, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है 2i प्लस लैम्डा j प्लस के इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने बताया था कि जब लंबवत दिए होते हैं तो ए डॉट बी कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। कैसे, जो हमने अभी जस्ट ठीक पहले ही बताया है कि हम कैसे निकालते हैं कि लंबवत होता है तो हमारा कॉस लंबवत में क्या होता है 90 डिग्री होता है तो कॉस की जगह 90 लगा तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते 3 का इससे करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा और के का के से करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा प्लस 6 और 1 7 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 7 तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 7 बटा 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 7/4 लैम्डा का मान निकला। तो हमारे पास कुछ नहीं था कि सदिश इतना दिया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर इतना दिया था। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे लंबवत होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो हमें लैम्डा का मान निकालना है कि लैम्डा का मान कितना होगा जब आपस में ये तो बराबर होंगे परपेंडिकुलर होंगे। हमने कुछ नहीं किया, ए डॉट बी इक्वल टू 0 माना,
माना नहीं है, होता है जब लंबवत होती है तो ए डॉट बी 0 हो जाता है। और ये हमने वैल्यू रखी, इनसे वैल्यू रखी ए की और ए बी की, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया, और लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -7/4। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं पैरेलल पे। क्वेश्चन सेम इसी तरह कि ये वेक्टर और बी वेक्टर आपस में समांतर होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरे से ए वेक्टर, एग्जांपल भी चेंज हो गया, दूसरा एग्जांपल है कि सरे से ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i + 4j + k और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i + λj + k। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में समांतर होंगे तो लैम्डा का मान ज्ञात करना, समांतर होंगे तो सबसे पहले समांतर होंगे तो क्या आ जाता है हमारा x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2। ये होता है जब हमारा समांतर होता है, पैरेलल होता है कि x1/x2 = y1/y2 = z1/z2 जब समांतर होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है 3, ये y1 की, ये z1 की, ये x2, ये y2, ये z2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है लैम्डा इक्वल्स टू। अब निकालना z1 की वैल्यू कितनी है 1 और z2 की वैल्यू कितनी है, और z1 की वैल्यू 1 है और z2 की वैल्यू भी कितनी है 1। क्लियर होगा यहाँ तक। अब हमें कोई भी दो ये लेना है या ये लेना है, दो लेकर सवाल को सॉल्व करना है। जैसे हम इन दोनों को लेते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 = 4/λ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3λ और इसका इधर करेंगे तो क्या आएगा 4 × 2 8, तो लैम्डा = 8/3। तो जब ये आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे तो हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8/3 आ जाएगी। और वैल्यू पुट करके देख लेना कि हमारा ये आपस में क्या आएंगे पैरेलल ही आएंगे, समांतर आएंगे। तो क्वेश्चन उदाहरण था कि सर से ए वेक्टर इसको इतना दिया है, बी वेक्टर इसको इतना दिया है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या होंगे समांतर होंगे तो लैम्डा का मान ज्ञात करना। समांतर होंगे तो एक कंडीशन होती है, कंडीशन पुट करनी है, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है, फिर हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।